नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस अकेडमी पर। शाहजहां जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर देता है और इस विद्रोह में सबसे बड़ी भूमिका होती है नूरजहां की। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे नूरजहां ने पिता पुत्र को आपस में लड़वा दिया और कैसे अंततः शाहजहां बादशाह बनता है। यह वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुगल व्यवस्था को समझने के लिए। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए एक बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। हमने देखा था कि जो आपका शाहजहां है, यानी जो खुर्रम है, इस खुर्रम को भेजा जाता है दक्षिण भारत में और दक्षिण भारत में जो अहमदनगर का क्षेत्र है, जहां पर मलिक अंबर है, उस मलिक अंबर के खिलाफ यह लड़ता है। यानी मलिक अंबर के विद्रोह को दबाने के लिए खुर्रम को भेजा जाता है। तीसरा अभियान होता है। सबसे पहले भेजा जाता है महाबत खान, फिर भेजा जाता है अब्दुल रहीम खाने खाना और फिर भेजा जाता है खुर्रम को, यानी शाहजहां को। यह विद्रोह समाप्त हो जाता है और मलिक अंबर की भी मृत्यु हो जाती है। समझौता हो जाता है मुगलों का दक्कन के क्षेत्र से। जब यह सब कुछ हुआ, क्योंकि दक्कन पर अधिकार करने की कोशिश अकबर के समय से चल रही थी और बार बार वहां असफलता मिल रही थी। जब शाहजहां ने यह काम कर दिया, यानी खुर्रम ने यह काम कर दिया और दक्कन के राज्यों से संधि करवा दी मुगल साम्राज्य की, तो शाहजहां का नाम बहुत फेमस हो गया। अब यह लोग मानकर चल रहे थे कि अगला बादशाह बनेगा खुर्रम, यानी कि शाहजहां। लेकिन दरबार में एक अलग तरीके का षड्यंत्र चल रहा था। जहांगीर ने एक विवाह किया था और एक पत्नी का नाम था नूरजहां। यह जो आपकी नूरजहां है, यह दरबार में अलग तरीके का षड्यंत्र कर रही थी। कौन सा षड्यंत्र? जहांगीर के 4 बेटे थे। एक आपका खुसरो, जिसको पहले ही मार दिया गया था, इसने विद्रोह किया था और इसकी पहले ही हत्या कर दी गई थी। फिर एक आपका खुर्रम, एक आपका परवेज, एक आपका शाहरियार। अब समस्या क्या थी? खुर्रम ज्यादा ताकतवर था, यानी शाहजहां ज्यादा ताकतवर था और नूरजहां क्या चाहती थी कि उनका प्रशासन पर अधिकार बना रहे। अब ऐसा कैसे था? हम देखते हैं अकबर का समय है और अकबर के समय में जो आपका यह जहांगीर है, यह बादशाह बनने की कोशिश करता है। लेकिन जहांगीर क्योंकि नशे में लिप्त रहता था, अफीम खाता था, शराब पीता था, तो अकबर नहीं चाहते थे कि जहांगीर अगला बादशाह बने। अकबर जहांगीर का विरोध कर रहे थे, लेकिन किसी तरीके से जहांगीर बार बार रिक्वेस्ट करता है और यह कोशिश करता है कि अकबर को वह मना ले जाए। अकबर मान जाते हैं, क्योंकि अकबर चाह रहे थे कि खुसरो बन जाए अगला बादशाह, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अकबर खुसरो को ज्यादा पसंद करते थे और इसी बात को लेकर जहांगीर और खुसरो के बीच भी टेंशन थी। अंत में खुसरो मार दिया जाता है, बादशाह बन जाता है जहांगीर। लेकिन क्योंकि यह नशेड़ी है, तो वास्तव में जो सत्ता है वह चलाती है नूरजहां। यानी सत्ता पर जो कंट्रोल है वह नूरजहां का है। और नूरजहां कैसे चलाती है? अपने परिवार की मदद से। अपने परिवार की मदद से मतलब इनका एक भतीजा है, इसका नूरजहां का, जिसका नाम है असद बेग। वास्तव में प्रशासन पर पूरा कंट्रोल किसका है? नूरजहां का। और वह योगदान किसका ले रही हैं? असद बेग का। नूरजहां को यह समझ में आता है कि जो आपका खुर्रम है, यह ताकतवर है, यह नूरजहां की सत्ता को नहीं बने रहने देगा, यह नूरजहां की सत्ता को कमजोर कर देगा। तो नूरजहां क्या चाहती है कि अगला जो राजा है वह बन जाए शाहरियार। और नूरजहां की एक बेटी है, इस बेटी का विवाह कर देती है वह शाहरियार से, यानी एक संबंध भी स्टेब्लिश हो गया। अब शाहरियार से जब विवाह हो गया, तो अगला बादशाह यह चाहती है कि शाहरियार बन जाए और वास्तव में कंट्रोल इन्हीं के पास रहे, जिसको यह चलाए अपने भतीजे असद खान की मदद से। लेकिन खुर्रम सबसे बड़ा संकट है, तो खुर्रम को इन्होंने क्या घोषित कर दिया कि खुर्रम जहांगीर को हटाकर सत्ता पर कंट्रोल चाहता है। यानी जहांगीर को भड़का दिया नूरजहां ने, और नूरजहां पर डिपेंडेंट है जहांगीर, तो उसने नूरजहां की बात मान भी ली। इन सब का परिणाम यह हुआ कि जहांगीर और शाहजहां के बीच ही एक लड़ाई शुरू हो गई। शाहजहां ने जब यह बात समझी और उसने देखा कि नूरजहां का जरूरत से ज्यादा कंट्रोल है और वह दक्कन के क्षेत्र से एक बड़ी सफलता प्राप्त कर चुका है, उसका अपना जो ओहदा है वह काफी बढ़ चुका है, तो वह क्या करता है? डिमांड करने लगता है। वह कहता है कि नूरजहां का जो कंट्रोल है उसको कम किया जाए, उसको और ज्यादा जागीरें दी जाए, उसकी जो ताकत है वह ताकत बढ़ाई जाए। नूरजहां फिर से भड़काती हैं जहांगीर को और जहांगीर इन मांगों को अस्वीकार कर देता है और अंत में शाहजहां को ही विद्रोही घोषित कर दिया जाता है। इस सारे घटनाक्रम को कहते हैं नूरजहां जंती, यानी नूरजहां का ही प्रभाव है, नूरजहां का ही पूरा
शासन है। अब जो आपका शाहजहां है उसको सत्ता पर अधिकार करना है, लेकिन जहांगीर ही उसके खिलाफ है। तो पहले यह विद्रोह करता है जब दक्कन से लौटता है, लेकिन जहांगीर उसकी मांगों को नहीं मानते हैं। फिर यह चला जाता है गुजरात के क्षेत्र में, वहां पर विद्रोह करता है और दिल्ली की ओर अपनी सेना लेकर आगे बढ़ता है। खुर्रम मालवा और गुजरात पर कब्जा कर लेता है। इसमें जो महाबत खान जैसे लोग हैं और जो स्थानीय जमींदार है, वह भी खुर्रम की सहायता कर रहे थे, क्योंकि इन सब ने दक्कन के अभियानों में शाहजहां को देखा था। इनको भी यह पता है कि जो भी जहांगीर के वंशज हैं, उनमें सबसे योग्य खुर्रम है, तो खुर्रम को ही अगला बादशाह बनाया जाना चाहिए। और क्योंकि जो आपकी नूरजहां है, उनका प्रभाव बहुत ज्यादा था, तो यह जो आपके महाबत खान जैसे लोग हैं, यह भी नहीं चाहते थे कि जहांगीर की जो शासन व्यवस्था है, उसको कुछ इस तरीके से एक महिला चलाए। क्योंकि एक एंगल यह भी था कि महिला का प्रशासन पर अधिकार हो, यह कहीं न कहीं दरबार के लोगों को भी नहीं पसंद था। तो यह सारी समस्याएँ चल रही थी। फिर जो आपका शाहजहां है, अंत में आगरा पर ही हमला कर देता है, लेकिन परवेज़ को भेजकर नूरजहां इस हमले को नाकाम कर देती है। इन सब का परिणाम यह होता है, जहांगीर अंततः शाहरियार को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है और अब मुगल सेना खुर्रम के ही पीछे लग जाती है। खुर्रम जो अहमदनगर से जीत कर आया था, अब वह पीछे हटने लगता है। लेकिन खुर्रम ने अहमदनगर से एक चीज सीख ली थी, गुरिल्ला युद्ध पद्धति। वह जानता था कि यह पद्धति कितनी स्ट्रांग है। इस पद्धति के साथ वह युद्ध करते रहता है, लेकिन अंततः हटते-हटते वह बंगाल के क्षेत्र तक पहुंच जाता है। अंत में खुर्रम भी यह समझ चुका था कि मुगल साम्राज्य से लड़ना, यानी जहांगीर से लड़ना फायदे का सौदा नहीं है। वह माफी मांगता है और समर्पण कर देता है जहांगीर के सामने। जब शाहजहां माफी मांगता है, तो क्योंकि नूरजहां अभी भी बनी हुई है, नूरजहां क्या करती हैं, इसको भिजवा देती हैं दक्कन के क्षेत्र में। इस तरह जहांगीर और शाहजहां के बीच जो विवाद है, वह विवाद तो सुलझता है, लेकिन उत्तराधिकार की जो जंग है, वह अभी भी जारी रहती है। अब हम नूरजहां के बारे में देख लेते हैं। कौन यह महिला है जो इतनी प्रभावशाली है? नूरजहां का जो मूल नाम है, वह क्या है? महा फातिमा। इसका जन्म होता है कंधार के क्षेत्र में, यानी अफगानिस्तान के क्षेत्र में। इसके पिता का नाम क्या है? मीर गियास बेग। और यह अकबर के दरबार में आया था। बाद में जहांगीर से इसकी पुत्री का विवाह हो जाता है। हालांकि इसका पहला विवाह, यानी नूरजहां का पहला विवाह 1594 में हुआ था अली कंसफ बेग के साथ, या शेर अफगान के साथ। यह एक अफगान योद्धा था, इसके साथ यह विवाह हुआ था। और नूरजहां की एक बेटी भी थी, लाडली बेगम, जिसका बाद में विवाह हो गया था जहांगीर के बेटे से। 1607 में इस शेर अफगान की मृत्यु हो जाती है और कुछ स्रोतों में यह भी कहा गया है कि यह हत्या हुई थी। दरअसल जहांगीर नूरजहां को देख चुका था और नूरजहां को वह हर हालत में पाना चाहता था, इसलिए उसने यह हत्या करवा दी। जो भी हुआ हो, वह विवाद का विषय है। कुल मिलाकर उसकी हत्या हो जाती है और अब जो आपकी नूरजहां है, इनका विवाह हो जाता है जहांगीर से। पहले इनका नाम था नूर महल, बाद में इनका नाम पड़ा नूरजहां। यह नाम भी किसने रखा? जहांगीर ने। धीरे-धीरे क्योंकि जहांगीर शराब और अफीम की लत में डूबा रहता था, नूरजहां प्रशासनिक व्यवस्था को देखने लगी और यहाँ तक सिक्कों पर भी नूरजहां का नाम दिखने लगा। नूरजहां अपने नाम से फरमान जारी करने लगी, सेना को कमांड करने लगी, सेना को वह आदेश देने लगी, सिक्कों पर उनका नाम है, यानी पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, वह नूरजहां के कंट्रोल में आ जाती है। नूरजहां एक कुशल महिला भी हैं और एक महत्वाकांक्षी महिला भी हैं। हालाँकि इनकी महत्वाकांक्षा ने बाद में क्या किया, राजनैतिक व्यवस्था को ही डिस्टर्ब कर दिया, पिता और पुत्र को ही आपस में लड़ा दिया। लेकिन सत्ता पर उनका अधिकार एक लंबे समय तक बना रहा। एक समय काल आता है 1610 से 1630 का, इसको कहा जाता है नूरजहां जंती। यह वह काल था जब नूरजहां अपना एक ग्रुप बनाती है और मुगल दरबार में पूरी तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को चला पाती है। नूरजहां का जो पिता है मीर गियास बेग या फिर इत्मातुद्दौला, और इनका जो भाई है आसफ खान, यह सब मिलकर दरबार में एक गुट बनाते हैं और पूरी मुगल प्रशासनिक व्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखते हैं। इसी कारण से यह भी दिखता है कि जो महाबत खान जैसे सरदार है, जो योग्य सरदार है, या फिर जो खुर्रम है, इनको यह दूर करने की कोशिश करते हैं और इसका परिणाम अंततः यह होता है कि जिन लोगों को प्रशासन से दूर किया गया था, वह भी आपस में जुड़ जाते हैं और खुर्रम की मदद से विद्रोह होता है। हालांकि विद्रोह को दबा दिया जाता है। नूरजहां शाहरियार को उत्तराधिकारी बना देती है और घोषित कर देती है कि यही अगला बादशाह है। इसमें उसका भाई, उसके भतीजे, यह सब उसका साथ देते हैं। लेकिन एक समय के बाद जो नूरजहां है, इनका अपने भाई से ही विवाद हो जाता है और वह भाई कौन है? आसफ खान। आसफ खान यह समझ चुका था कि इस तरह से मुगल प्रशासनिक व्यवस्था नहीं चलेगी
और नूरजहां क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोल एस्टेब्लिश करना चाहती हैं, तो उसने क्या किया, विवाद किया और इस विवाद का परिणाम यह हुआ कि जो आपका शाहरियार है, इसकी हत्या हो जाती है। यानी एक भाई को सिंहासन पर पहुँचाने के लिए दूसरे भाई की हत्या हो जाती है और इससे पहले जहांगीर ने अपने पुत्र खुसरो की भी हत्या करवाई थी। यानी सत्ता का संघर्ष ऐसा था कि पिता-पुत्र आपस में लड़ रहे थे और भाई-भाई भी आपस में लड़ रहे थे। यानी जब आप औरंगज़ेब का शासनकाल देखते हैं, तो आप पाते हैं कि इसने अपने भाइयों की हत्या की है, क्रूर तरीके से की है। लेकिन आप देखेंगे कि यह मुगल परंपरा का ही एक भाग था, जो औरंगज़ेब के टाइम तक अपने पीक पर पहुँच गया। यह लगातार हो रहा था मुगल व्यवस्थाओं में। जहांगीर भी विद्रोह करता है, उसके बाद शाहजहां भी विद्रोह करता है। घटनाक्रम आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपस में यह लोग लड़ रहे हैं। तो शाहजहां के बाद औरंगज़ेब भी विद्रोह करे, इसमें कुछ नया नहीं था। यह मुगल परंपरा का ही एक भाग था। नूरजहां आर्थिक व्यवस्थाओं पर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करती है, स्पेशली रेशम और इत्र के ट्रेड पर। लेकिन इन सब का प्रभाव धीरे-धीरे यह पड़ा, कि बहुत सारे विद्रोही राज खड़े हो गए और इन्होंने क्या किया, अपने-अपने क्षेत्रों पर कंट्रोल करने की कोशिश की। ओवरऑल जो मुगल साम्राज्य है, उसकी अपनी सीमाएँ यानी मुगल साम्राज्य का जो क्षेत्र है, वह धीरे-धीरे कम होने लगा। हमको इतिहास में कुछ फेमस लाइनें मिलती हैं, जो यह बताती हैं कि नूरजहां का प्रभाव कितना ज़्यादा था। जहांगीर खुद कहता है सुजुके जहांगीरी में, जिसको जहांगीरनामा भी कहते हैं। यह इसकी आत्मकथा है। यह कहता है कि मैंने अपनी प्रिय रानी को 1 कप शराब और 1 कटोरी सूप के बदले अपना साम्राज्य बेच दिया है। मतलब इसे शराब मिल जाए और इसे सूप मिल जाए, बाकी इसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। पूरी जो साम्राज्यिक व्यवस्था है, वह चलाएँगी नूरजहां। यह जहांगीर का खुद का कथन है। एक लेखक हैं मुमताज़ खान, इनकी किताब है इकबाल-नामा-ए-जहांगीरी। इसमें यह लिखते हैं कि दिन-ब-दिन यानी दिन-प्रतिदिन उसका प्रभाव और गरिमा दोनों बढ़ती जा रही है। किसी भी स्त्री को भूमि का अनुदान उनके मुहर के बिना नहीं दिया जाता था। यानी भूमि अनुदान पर भी अब जो मुहर लगती थी, वह मुहर किसकी लगती थी? नूरजहां के नाम की। कभी-कभी वे अपने महल की बालकनी में बैठती थी, जहां सरदार उनके आदेश सुनते थे। यानी युद्धों को किस तरीके से करा जाएगा, सैनिक किस तरह से काम करेंगे, यह भी तय करने लगी थी नूरजहां। उनके नाम पर सिक्के ढाले जाते थे। जितने भी फरमान हैं, यानी सभी फरमानों पर सम्राट के हस्ताक्षर के साथ नूरजहां का नाम भी जोड़ा जाता था। यानी जो शाही आदेश हैं, उन आदेशों पर भी नूरजहां का नाम होता था। आखिरकार उनकी सत्ता इस हद तक पहुंच गई थी कि सम्राट केवल नाम का ही रह गया था। यह किसकी लाइनें हैं? मुमताज खान की। थॉमस रो जैसे विदेशी इतिहासकार भी लिखते हैं कि मैंने अब गुटबाजी देखी, यानी दरबार में गुटबाजी हो रही है, यह उन्होंने देख लिया था। लेकिन इसका क्या करना है, इसका निर्णय नहीं ले सका। मतलब थॉमस रो समझ नहीं पा रहा था कि इस गुटबाजी को कैसे डील किया जाए, क्योंकि पत्नी और पुत्र प्रीतम की शक्ति से प्रतिशोध का भय था। यानी दरबार में बहुत ज्यादा षड्यंत्र है और कौन किसकी तरफ है, कौन किसकी तरफ नहीं है, यह थॉमस रो भी नहीं डिसाइड कर पा रहा है। मुमताज खान का ही एक और वर्णन है। यह कहता है कि भाग्य ने तय किया था कि वह दुनिया की रानी और समय की राजकुमारी बनेगी। यानी नूरजहां का प्रभाव कितना ज्यादा है, यह उस समय के इतिहासकार बता पाते हैं, या उस समय के जो लोग हैं वह बता पाते हैं। अब हम यह समझे कि अंततः जो आपका शाहजहां है, यह बादशाह कैसे बना। जब इस तरह का घटनाक्रम है 1625 के आसपास, जब यह आगरा पर अटैक करता है, तो नूरजहां अपनी सेना भेजती है और उस सेना के साथ, यानी परवेज जिस सेना को लीड करता है, उस सेना के साथ इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। शाहजहां सरेंडर कर देता है, यानी खुर्रम समर्पण कर देता है, उसको माफ कर दिया जाता है। लेकिन माफी के साथ उस पर शर्तें लगाई जाती है। इसमें सबसे फेमस शर्त यह थी कि उसको दक्कन जाना है। अब वह दक्कन के क्षेत्र में ही रहेगा और इसकी जो जागीरें हैं, जो यह ज़्यादा जागीरें माँग रहा था, उसकी जो पहले की जागीरें हैं, उनको भी क्या किया, कम कर दिया गया। इसके अलावा जो लोग शाहजहां की मदद कर रहे थे इस विद्रोह में, उन सबको ढूँढा गया, बारी-बारी से उनको पनिश किया गया। इसका ओवरऑल इम्पैक्ट यह हुआ कि मुगल साम्राज्य ही कमज़ोर हो गया। बहुत सारे क्षेत्र मुगलों के हाथों से जा चुके थे। जहांगीर भी इस बात को अब समझ चुका था कि इस तरह मुगल साम्राज्य ही समाप्त हो जाएगा और कहते हैं कि एक लेटर भी मिलता है, जिसमें जहांगीर जो आपका है, वह लेटर लिखता है शाहजहां को और वह लिखता है कि साम्राज्य की जो व्यवस्था है, वह बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है। नूरजहां का जो इम्पैक्ट है, उसको भी शायद जहांगीर ने अपने अंतिम समय में समझ लिया था और एक लेटर के माध्यम से वह शाहजहां को बुलावा भेजता है और अंत में शाहजहां को बादशाह घोषित कर देता है। अब यह एक वर्णन है। ओवरऑल क्या होता है, जहांगीर का अंतिम समय शुरू हो जाता है। वह शराब और अफीम की लत में
डूबा हुआ था। उसको समझ में आ चुका था कि अब उसकी मृत्यु नज़दीक है। 1627 में कश्मीर का जो राजौरी क्षेत्र है, वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन मरने से ठीक पहले वह क्या करता है, शाहजहाँ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। लेकिन इधर नूरजहाँ शाहरियार को उत्तराधिकारी घोषित करवा चुकी थी और वह चाहती थी कि अगला बादशाह वह बने। इसके लिए लाहौर के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, शाहरियार का राज्याभिषेक भी करवा दिया, यानी ताजपोशी भी करवा दी। राज्याभिषेक होता था हिंदू राजाओं में ज़्यादातर, तो यहाँ पर ताजपोशी करवा दी। जब दक्कन में शाहजहाँ को यह खबर मिली कि अगला बादशाह उसको घोषित किया गया है, ना कि शाहरियार को जानबूझकर जो नूरजहाँ है, वह राजा बनाना चाहती है, तो उसने तुरंत उत्तर की ओर अटैक किया और इसमें साथ दिया आसफ खान ने। आसफ खान जो नूरजहाँ का भाई था, लेकिन वह जानता था कि इस तरह साम्राज्य नहीं चलता है। जिस तरीके से नूरजहाँ साम्राज्यिक व्यवस्था को डिस्टर्ब कर रही हैं, इस तरीके से साम्राज्य ही समाप्त हो जाएगा। तो उसने साथ दे दिया। उसको पता था कि शाहजहाँ ही भविष्य है, वह शाहरियार के साथ मुगल साम्राज्य को आगे नहीं बढ़ा पाएगा और इससे जो शाहजहाँ है, वह लाहौर पर कब्जा कर लेता है। शाहरियार को पकड़ा जाता है और एक और भाई की हत्या होती है सत्ता के संघर्ष में। इस शाहरियार को मार दिया जाता है। नूरजहाँ को भी लाहौर में नजरबंद कर लिया जाता है और अपनी मृत्यु तक, यानी 1645 तक वह नजरबंद रहती है। इस तरीके से जहांगीर अगला बादशाह बन जाता है। तो मुगल साम्राज्य में जो सत्ता का संघर्ष है, यह हमको दिखता है और अंततः जो जीत पाता है, वही अगला बादशाह बनता है। जहांगीर के बादशाह बनने के बाद मुगल व्यवस्थाओं में किस तरह का परिवर्तन हुआ और मुगल व्यवस्था किस तरह आगे बढ़ी, इसे हम कवर करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।